आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग के वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 2 में। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट करा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके आप पहले देख सकते हैं ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर का टॉपिक कवर करा था और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होती है। आज का हम लोगों का टॉपिक होगा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये हम लोगों का आज का टॉपिक है। अब हम लोगों को पता है कि जो हम लोगों का एटमॉस्फेयर है ये वेरियस टाइप ऑफ गैसेस से मिलके बना है। अब हम लोग बारी बारी से उनकी बात करेंगे। गैसेस से ही नहीं, डस्ट पार्टिकल और भी काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं गैसेस की। पहले हम लोग नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, और वाटर वेपर एज वेल एज डस्ट पार्टिकल। इन सभी चीज़ों के बारे में आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन अब हम लोग देखते हैं कि ये नाइट्रोजन एग्जिस्टेंस में कैसे आई थी। नाइट्रोजन का एग्जिस्टेंस हुआ था, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। एग्जिस्टेंस ऑफ नाइट्रोजन इज ड्यू टू वॉल्केनिज्म प्रोसेस। जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में वॉल्केनिज्म प्रोसेस से आई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी कुछ और क्वालिटीज़ के बारे में। जैसे ये इसकी एग्जिस्टेंस होती है अप टू 128 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। ये 128 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होता है अर्थ से। आगे ये गैप फिलर गैस के तौर पे काम करता है। गैप फिलर गैस होती है। और इतना ही नहीं, ये फायर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब ये गैप फिलर कैसी होती है? क्योंकि ये neither it is used by plant or animal, neither plant nor animal use नाइट्रोजन। अगर करते भी तो बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होती है। इसी वजह से इसका जो कंसंट्रेशन होता है एटमॉस्फेयर में, कंसंट्रेशन वो बराबर बना रहता है। और ये 78% के अप्रॉक्स में हम लोगों के एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है। अब हम लोगों ने इसके बारे में देख लिया है। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन गैस की। ऑक्सीजन गैस जैसे इसके बारे में तो सभी को पता है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका एग्जिस्टेंस होता है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का एग्जिस्टेंस है हम लोगों के एटमॉस्फेयर में। ये 120 किलोमीटर तक एग्जिस्टेंस में रहती है हम लोगों के एटमॉस्फेयर में। और इसे गैस ऑफ लाइफ भी कहा जाता है क्योंकि ये रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करती है, रिस्पायरेशन प्रोसेस में
इसीलिए इसे गैस ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। तो हम लोग 2 गैस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि एक तीसरी काफ़ी मेजर गैस है। और इसके बारे में आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि इसका कंसंट्रेशन 21% होता है हम लोगों के एटमॉस्फेयर में। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इम्पॉर्टेंट गैस है। इसका कंसंट्रेशन होता है 0.03 टू 0.04%। काफ़ी कम अमाउंट में पाई जाती है, फिर भी ये ग्रीन हाउस गैस होती है और ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा रीज़न है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इतना ही नहीं, ये रिस्पायरेशन के प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करती है, प्लांट में भी और ह्यूमन में भी। इसकी एग्जिस्टेंस होती है 90 किलोमीटर तक फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोग को ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी है, इतना देख लिया, इतना काफ़ी रहेगा आप सबके एग्ज़ाम के लिए। हम लोग बात करते हैं ऑर्गन के बारे में। इसके बारे में आपको बस 2 ही चीज़ें याद रखनी है। ये इनर्ट गैस होती है और इसका कंसंट्रेशन 0.94% होता है हम लोग के एटमॉस्फेयर में। कई बार स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है इन सारी गैसेस से रिलेटेड, इनके कंसंट्रेशन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने को दे देता है, कंसंट्रेशन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने को कह देता है। तो मैंने आपको सबकी कंसंट्रेशन बता दी है। ऑर्गन की 0.94, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03 टू 0.04, ऑक्सीजन की 21% एंड नाइट्रोजन की मैंने बताई है आपको 78%। तो इससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम लोग आगे बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स के बारे में, जैसे डस्ट पार्टिकल। अब हम लोग इसकी बात करते हैं। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हेल्प करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें, विजिबिलिटी हम लोगों की होती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से आपने टिंडल इफेक्ट का नाम सुना होगा, वही रीज़न होता है यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट और विजिबिलिटी का। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं ये कैसे हम लोग के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सस्पेंडेड इन एटमॉस्फेयर एयर। और यही नहीं, इनका एक और इम्पोर्टेंस है, वो इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक्ट करते हैं हाइग्रोस्कोपिक सेंटर की तरह। अब आप लोग पूछेंगे हाइग्रोस्कोपिक सेंटर क्या होता है। हाइग्रोस्कोपिक सेंटर होता है, जैसे कि ये डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल, तो ये जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होगी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ऐसे करके अट्रैक्ट करेगा। और जब ये वाटर वेपर इसके चारों तरफ आ जाएंगी ऐसे करके, तब जब ये हाई एल्टीट्यूड पे होगा और ये अपना टेम्परेचर घटाएगा, कम करेगा, तब वाटर ड्रॉप जो होंगी, वाटर वेपर, वो वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म ले लेंगी। अब ये कंडेंसेशन का प्रोसेस जो हो रहा है, इसी को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। इसी से क्लाउड फॉर्मेशन होगी, एज वेल एज रेनफॉल। तो जो डस्ट पार्टिकल है वो क्लाउड फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा और रेनफॉल में भी हेल्प करेगा। ठीक है, अब हम लोग डस्ट पार्टिकल के बारे में देख लेते हैं। डस्ट पार्टिकल के बारे में हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग देख लेते हैं वाटर वेपर के बारे में। वाटर वेपर,
अब आपको पता है कि ये जो हम लोगों के एटमॉस्फेयर में आई हैं, इनका एग्जिस्टेंस हुआ था वॉल्केनिक इरप्शन से, जो हम लोग की इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। इसी को डीगेजिंग का प्रोसेस कहा गया था। ये आप लोग पिछले चैप्टर के नोट्स में बना के लिख सकते हैं। डीगेजिंग क्या होता है? डीगेजिंग होता है जब अर्थ में इंटीरियर हीट की वजह से गैसेस बाहर आई थी अर्थ को तोड़ के और क्रेटर का फॉर्मेशन करा था। इसी प्रोसेस को डीगेजिंग कहा गया है। ये आप लोग पिछले चैप्टर के नोट्स में बना के लिख सकते हैं। तो आपके नोट्स में एक चीज़ और ऐड ऑन हो जाएगी। अब हम लोग आगे देखते हैं कि वाटर वेपर और क्या करता है। वाटर वेपर का सोर्स क्या होता है? वाटर वेपर कहाँ से आता है? इसके दो सोर्स होते हैं, थ्रू इवेपोरेशन, थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब इन दोनों चीज़ों में अंतर क्या होता है? इवेपोरेशन जो होता है वाटर वेपर में कन्वर्ट करना इवेपोरेशन हो गया। लेकिन ट्रांसपिरेशन में ही बात होती है कि जब ये प्लांट से प्रोसेस होता है, प्लांट से वाटर वेपर में बदलता है, इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कही जाती है। तो ये होता है इन दोनों के बीच का एक बेसिक डिफरेंस। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ये एक बार स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो अगर आप लोग लिख लेते हैं तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मैं बता देता हूँ कि जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है, या फिर इवेपोरेशन की जगह पे आप लोग वाटर वेपर भी लिख सकते हैं। पेन चेंज कर लेता हूँ, वाटर वेपर कर लेते हैं। तो इसकी जो प्रोसेस होती है वो पोल्स एंड इक्वेटर पे अलग अलग रेट पर होती है। इक्वेटर पे मैक्सिमम होगी और पोल्स पर ये मिनिमम। इवेपोरेशन की प्रोसेस मिनिमम होगी पोल्स पे और मैक्सिमम होगी इक्वेटर पे। इसी से क्या पता चलता है, जो वाटर वेपर प्रेजेंट होगी वो इक्वेटर पे मैक्सिमम एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगी। इक्वेटर पर मैक्सिमम होगी वाटर वेपर और पोल्स पर मिनिमम होगी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर। तो आप लोगों ने दो चीज़ें देख ली हैं। अब हम लोग आगे की बात करते हैं कि और इस चीज़ में हम लोग इस टॉपिक को और कैसे अच्छा कवर कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, अब इसके बाद कोई चीज़ छूट रही है क्या? नहीं, यह टॉपिक इतना ही होना चाहिए। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं डिवीज़न ऑफ एटमॉस्फेयर। सब लोग आपको इसमें दो तरीके के, एक तरीके के लेयर के बारे में बात करते हैं जिसमें एटमॉस्फेयर में 5 लेयर बताई जाती हैं। वो होती हैं जैसे कि होती हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयोनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। लेकिन इसमें एक और भी क्लासिफिकेशन होता है जो कि हायर लेवल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वो होता है होमोस्फेयर एंड हेटेरोस्फेयर। ये जो क्लासिफिकेशन होता है ये होता है टेम्परेचर के बेसिस पे, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन होता है ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
गैसेस के बेसिस ये। तो पहले हम लोग एटमॉस्फेयर को टेम्परेचर के बेसिस पे देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अगर आपको ये अच्छे से कवर करना है तो उसके लिए आप लोग एक डायग्राम बना लीजिए जो कि आपको जल्दी रिवाइज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पर 8 किलोमीटर, पेन चेंज 18 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 640 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर। अब जो सबसे नीचे वाली लेयर है ये है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो होती है वो पोल्स के पास कम विड्थ होती है इसकी एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर के पास। ठीक है, तो लेकिन इसकी एक एवरेज हाइट पूछी जाती है तो आप लोग 12 to 13 किलोमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर की। स्ट्रेटोस्फीयर होता है 8 और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसके बाद आ जाता है मीजोस्फीयर जो कि होता है 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। उसके बाद आयोनोस्फीयर 80 टू 640 किलोमीटर और 640 टू 10,000 किलोमीटर होता है एक्सोस्फीयर। ये ऊपर का पोर्शन मिटा देते हैं। ये रहा डायग्राम, आप इसे बना लीजिएगा, ये आपको जल्दी रिवाइज करने में और काफ़ी चीज़ों में हेल्प करेगा। अब आगे की हम लोग बात करते हैं, अब इन सारी टॉपिक को डिटेल में कवर करते हैं। पहले पढ़ते हैं ट्रोपोस्फीयर क्या होता है। ट्रोपोस्फीयर, अब मैं आपको बताना चाहूँगा ट्रोपो का मीनिंग होता है, ट्रोपो का मीनिंग होता है टू चेंज। अब इससे क्या हम लोगों को समझ में आता है, टू चेंज इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि सारे जो वेदर, ऑल वेदर फिनोमिना टेक प्लेस इन दिस लेयर। ये बहुत सारे वनडे एग्जामों में पूछा जाता है कि क्लाउड फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, रेनफॉल क्या है, दुनिया भर की चीज़ें पूछी जाती हैं। लेकिन ऑल वेदर फिनोमिना जो होंगे, जो भी वेदर से रिलेटेड फिनोमिना होंगे वो होंगे ट्रोपोस्फीयर के अंदर। अब इसके बारे में हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं। ट्रोपोस्फीयर जो है इसको हीट, जो इसका टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर होता है जो इसका, वो सोलर रेडिएशन की वजह से नहीं होता है, वो होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से। आप लोग पूछेंगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होती है, ये आप लोग डायग्राम बना सकते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ये रहा, इसको क्या हो गया भाई साहब, ठीक है, हम लोग बना सकते हैं। ये जो है ये हो गई हम लोगों की अर्थ और ये हो गया सन, ये हो गया सन, ये हो गई अर्थ।
अब यहाँ से सन कुछ रेडिएशन रिलीज़ करेगा अर्थ की तरफ। ठीक है, लेकिन इसमें से रेडिएशन जो अर्थ तक आई हैं, अर्थ इसे वापस रिलीज़ करेगी। ये जो अर्थ इसे रिलीज़ करेगी इसे कहा जाएगा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और जो ये सन रिलीज़ कराएगा इसे कहा जाएगा सोलर रेडिएशन। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और सोलर रेडिएशन का बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा। बाकी डिटेल में इस चीज़ को हम लोग आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। डायग्राम को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इसी में कॉन्सेप्ट आता है नॉर्मल या स्टैंडर्ड लैप्स रेट। अब ये क्या होता है? ये इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हम लोग 165 मीटर की हाइट पे पहुँचेंगे वैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा। ये होती है नॉर्मल या स्टैंडर्ड लैप्स रेट। अब मैंने बताया था आपको जो ट्रोपोस्फियर का टेम्परेचर होगा वो होगा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से। और जैसे ये अर्थ सरफेस है लेकिन हम लोग इससे दूर बढ़ते जाएंगे वैसे ही वैसे रेडिएशन कमज़ोर होते जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर डिक्रीज़ होता चला जाएगा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इस कॉन्सेप्ट को। स्टैंडर्ड लैप्स रेट आप कवर कर चुका, मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग देखते हैं और एक चीज़, जो ट्रोपोस्फियर है इसी का एंड लाइन हम लोग ट्रोपोपॉज के नाम से जानते हैं। अब ट्रोपोपॉज क्या होती है? हम लोगों ने ऊपर डायग्राम देखा था कि ट्रोपोस्फियर और इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है, तो ये जो बीच की लाइन है इसी को ट्रोपोपॉज कहा जाता है। यही ट्रोपोपॉज है, ट्रोपोपॉज। और यहीं पर हाई स्पीड विंड फ्लो होती है और इन्हीं विंड को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। तो हम लोग इसमें जेट स्ट्रीम हम लोगों ने कवर करा, नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में हम लोगों ने कवर करा, वेदर फिनोमिना भी हम लोगों ने देखे, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और सोलर रेडिएशन के बारे में जाना, ट्रोपोस्फियर की मीनिंग से ही इस चीज़ को हम लोगों ने क्लियर करा। और इसमें हम लोग और क्या कवर कर सकते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब हम लोग अगली लेयर की बात करते हैं जो कि होगी स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर ये हम लोग के एटमॉस्फेयर की लेयर नंबर 2 होती है, सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। पिछली लेयर में हम लोगों ने देखा था कि जब हाइट इंक्रीज कर रही थी तब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था। लेकिन इसमें उसका उल्टा होगा, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी, हाइट इंक्रीज टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज। हाइट के साथ साथ इस लेयर में टेम्परेचर बढ़ेगा। इसी लेयर में ओजोन लेयर भी होती है। ओजोन लेयर ये हम लोग को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है और लाइफ पॉसिबल करती है अर्थ पे। यहाँ पर ओजोन लेयर जो है
उसकी मैक्सिमम थिकनेस या मैक्सिमम अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी 20 किलोमीटर पर, लेकिन ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है ऑन एन एवरेज 15 to 30 किलोमीटर। ओजोन लेयर की थिकनेस हम लोग मेज़र करते हैं डॉप्सन में। डॉप्सन एसआई यूनिट होती है ओजोन लेयर को मेज़र करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि ऑन एन एवरेज थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज़ 200 to 300 यूनिट डॉप्सन। डॉप्सन की 200 से 300 यूनिट की एवरेज थिकनेस होती है हम लोग की ओजोन लेयर की। अब हम लोग देखेंगे इसी में, जब कोई ओजोन लेयर 100 डॉप्सन से थिकनेस ओजोन लेयर की कहीं पर डिक्रीज़ हो जाती है, इसे when thickness decrease below 100 Dobson unit, it is called ओजोन होल। अब ओजोन होल से रिलेटेड भी कई क्वेश्चन आते रहते हैं। अब हम लोग ओजोन होल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओजोन होल पहली बार देखा गया था 1983-84 में, और ये देखा गया था फोरमैन के द्वारा एंटार्क्टिका में। एंटार्क्टिका में ओजोन होल देखा गया था। हम लोग ओजोन डे भी सेलिब्रेट करते हैं ऑन 16 सितंबर। 16 सितंबर में हम लोग ओजोन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और एक चीज़ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, 1 डॉप्सन इज इक्वल टू 0.01 mm। ये इसका आप लोग कन्वर्ज़न याद कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन मुझे पता था तो मैंने बता दिया। ठीक है। अब ओजोन कंजर्वेशन के लिए कुछ स्टेप लिए गए थे, जो कि हम लोग कन्वेंशन, प्रोटोकॉल, इन सब में स्टडी करते हैं। तो अभी तक हम लोग मेजर 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। 3 मेजर स्टेप हैं जो कि हम लोगों के द्वारा लिए गए हैं ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट या फिर कंजर्व करने के लिए। पहला है 1985 का वीना कन्वेंशन। वीना क्या है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल। और इसमें ओजोन को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई थी। इसके बाद आता है 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? इट इज़ ए सिटी ऑफ कनाडा। कनाडा की एक सिटी थी। यहाँ पर बात करी गई थी हम लोगों को CFC गैसेस की बजाय HFC गैसेस को प्रिफ़र करना चाहिए। HFC का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और CFC का ये इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्या होता है। इसके बाद हुआ था डायरेक्ट 2016 में किगाली कन्वेंशन। किगाली क्या था? रवांडा की कैपिटल। और इसमें HFC को नहीं यूज़ करने के लिए कहा गया था, और कहा गया था इसकी जगह HFO को यूज़ करो। HFO की फुल फॉर्म क्या होती है?
हाइड्रोफ्लोरो ओलिवाइन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही कवर करेंगे। आगे की लेयर्स के बारे में हम लोग बाद में अगले लेक्चर में बात करेंगे, आगे की लेयर्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो